चलिए सेशन रेडी है। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री अपने यूट्यूब चैनल पर समाप्त की है। तो थ्योरी वाइज भी और टॉपिक और ऑब्जेक्टिव पूरी एंशिएंट हिस्ट्री हमने समाप्त की है। तो इस बीच में आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और लगातार आप लोग डेडिकेशन दिखाते रहे, उसी का ये रिजल्ट है कि हम लोग अब हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी सेशन भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटी पैरेलल चलता रहेगा, दोनों समानांतर चलते रहेंगे। और जब हिस्ट्री पॉलिटी समाप्त होगी, क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी थी, तो एंशिएंट समाप्त हो गई, तो अब मिडिवल मॉडर्न के बराबर पॉलिटी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब लगभग बराबर ही टाइम दोनों लेंगे, चाहे वो मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। तो इधर हिस्ट्री और पॉलिटी समाप्त होगी, देन आफ्टर हम लोग फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कंप्लीट जीके, जीएस और एसएसटी हम लोग खत्म करते चले जाएंगे। ओके, तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, भावनाएं समझें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि पढ़ाई ही हमें सब कुछ दिला सकती है और सब कुछ दिलाती भी है। ओके, चलिए, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो अनपढ़ लोग हैं फिर भी वो मलाई काट रहे हैं, तो भावनाएं समझे, नहीं अदरवाइज पढ़ने लिखने के बाद ही सारे मुकाम हासिल होते हैं। चलिए, तो पॉलिटी की अगर हम बेसिक बात करें तो देखिए आप, ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं और लगातार इन पॉइंट में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये 4 पॉइंट क्या है, इसको आज हम लोग लगे हाथ क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, क्लियर कर लीजिए। पहला क्या है, परिसंघात्मक व्यवस्था। परिसंघात्मक व्यवस्था मतलब को-फेडरल सिस्टम। आप लिख भी सकते हैं लगातार, सबसे कठिन टॉपिक है। मेरा नाम है जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। तो कितना सरल करके मैं पढ़ाता हूं एसएसटी, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो याद रखना सबसे बड़ी बात कि ये चारों ऑप्शन अगर आ जाए क्वेश्चन में, साइलेंट कर दो, अगर ये चारों आ जाए क्वेश्चन में, तब हम फिर कैसे करेंगे या कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या है, परिसंघात्मक व्यवस्था मतलब को-फेडरल सिस्टम। दूसरा क्या है, संघात्मक व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम। और तीसरा क्या है, तो देख पा रहे होंगे, एकात्मक व्यवस्था मतलब यूनिटरी सिस्टम। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अर्धसंघात्मक व्यवस्था मतलब क्वासी फेडरल सिस्टम। तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंटों को आपको एकदम माइंड में सेट करना है। तो 20 मिनट आपको एकदम महात्मा बुद्ध हो जाना है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल है ये टॉपिक। मोस्टली टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं और लोगों को समझ में नहीं आता। ओके, राधे राधे भाई। ओके, हाँ, आज से ऑफिशियली समझिए, एक मतलब प्रैक्टिकल करने का मैंने प्रयास किया कि YouTube और फेसबुक पर दोनों एक साथ लाइव करता हूं। ओके, तो कहीं ना कहीं YouTube वालों को कम क्लियरिटी दिख रही होगी, कारण कि आज ना हम लोग कहीं ना कहीं एक नया कुछ करने का प्रयास है, तो भावनाएं समझते जाना है। और ये आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल भी जाएगा, यूट्यूब पे फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो ये ऐसा है कि एकदम समझो प्रवचन की तरह माइंड में सेट करना, कुछ लिखना पढ़ना नहीं होता इस टॉपिक में। तो 20 मिनट एकदम महात्मा बुद्ध होकर आप लोगों को समझना। सर दिखाई नहीं दे रहा फुल स्क्रीन, नीरू कोई दिक्कत नहीं, आज आप समझिए कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए प्रेम से। ये वीडियो आपको अभी एचडी क्वालिटी में अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, अभी बस सुनते जाइए प्रेम से, बस आप देखिए ध्यान से। एक लाइन आपको नोट करनी होगी, बिना एक लाइन का सब कुछ बेकार हो जाएगा। वो लाइन क्या है, अविनाशी राज्यों का विनाशी
संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इंग्लिश में भी कर लेते हैं हम लोग। ये लाइन याद रखना है, पूरा चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, चारों कॉन्सेप्ट कि अगर ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन है तो क्या सही होगा, हम फेडरल लगाएंगे इंडिया के केस में या फिर क्वासी फेडरल लगाएंगे। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इंग्लिश में क्या होगा, indestructible states of destructible यूनियन। ओके, इतने एक लाइन की पूरी लड़ाई है, एक लाइन की ये पूरी लड़ाई है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल का सेशन नहीं हो पाया था ना, तो इसीलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मैं आज का जो टॉपिक है उसको बोर्ड पे पढ़ाना चाहता था ताकि सबसे कठिन टॉपिक को ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंट किया जा सके। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप क्या लिखा हुआ है, 4 पॉइंट लिखे गए हैं और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। ये लाइन का ही पूरा खेल है और जिस शख्स ने लाइन समझ ली ना, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। पर्टिकुलर इस टॉपिक की बात की जाए तो अब कैसे बेड़ा पार होगा, क्या है कॉन्सेप्ट, तो पहले बेसिक बातें समझिए। केंद्र और राज्य में क्या संबंध होते हैं, कैसे संबंध होते हैं, किस राज्य में क्या संबंध है, कैसे संबंध है, यही आज हमको समझना है इस 4 पॉइंट में और एक लाइन के जरिए। तो देख पा रहे होंगे आप क्या लिखा है, परिसंघात्मक व्यवस्था, को-फेडरल सिस्टम। तो को-फेडरल सिस्टम है क्या, परिसंघात्मक व्यवस्था है क्या, तो याद रखना इसमें क्या होगा कि ऐसे देश या ऐसा संगठन जहां पर राज्य जब चाहे, भाई देश कैसे बनता है, देश राज्यों का समूह होता है आप जानते, तो याद रखना कि ऐसे देश या ऐसा संगठन जिसमें राज्य बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो और इतने स्वतंत्र हो कि जब मन उनका करे वो अपने देश से, वो अपने संगठन से अलग हो जाए। लेकिन जो संगठन है, लेकिन जो देश है, जो यूनियन है, वो चाह कर भी राज्यों को जाने से ना रोक पाए, वो अपने मन से कभी राज्यों को बांट ना पाए, वो अपने मन से कभी राज्यों को निकाल ना पाए। इसका मतलब कि ऐसे केस में राज्य क्या है, पावरफुल है और कहीं ज्यादा पावरफुल है। किससे, तो यूनियन से, संगठन से या अपने देश से। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर, तो क्या हुआ क्लियर कि ऐसे देश या ऐसे संगठन जिसमें राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, राज्य बहुत ज्यादा स्वतंत्र होते हैं और वो जब मन करे तो वो अपने देश से, अपने संगठन से अलग होने की पावर रखते हैं। लेकिन देश या यूनियन बेचारा चाहकर भी इतना कमजोर होता है कि चाहकर भी वो राज्यों को जाने से नहीं रोक सकता है, अलग होने से नहीं रोक सकता है, न राज्यों को डिवाइड कर सकता है और न राज्यों को निकाल सकता है। हुआ क्लियर, इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया तब भी समझ में आएगा। देखिए कैसे, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, ये एक लाइन में समझ लीजिए। जो मैंने 2-3-4 मिनट कहानी बताई ना, वो यही कहानी बताई। क्या कहानी बताई कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन। डिस्ट्रक्टिबल मतलब विनाशी, क्या होगा, विनाशी, और इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब अविनाशी। तो थोड़ी बहुत आपने हिंदी पढ़ी होगी, मैं हिंदी में पढ़ाता हूं। तो याद रखना ये जैसे मार्कर है, क्या है, ये मार्कर है। अगर ये मार्कर टूट सकता है, इसके टूटने की पॉसिबिलिटी 0.0% भी है, तो क्या होगा, ये विनाशी हुआ, ये क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिबल हुआ। और इसके टूटने की पॉसिबिलिटी अगर क्या है, 0.0 है, मतलब जरा भी संभावना नहीं है टूटने की, तो ये क्या हुआ, अविनाशी हुआ, इंडेस्ट्रक्टिबल हुआ। ध्यान समझिएगा, क्या ध्यान समझिएगा कि
परिसंघात्मक व्यवस्था में, को फेडरल व्यवस्था में देश क्या होते हैं, संगठन क्या होते हैं, विनाशी होते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। और जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, वो क्या होता है, वो अविनाशी होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? तो ऐसे राज्य नहीं, ऐसे देश या ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य क्या हो, अविनाशी हो, क्या हो, इंडेस्ट्रक्टिबल हो, और देश या यूनियन क्या हो, इंडेस्ट्रक्टिबल, क्या हो, देश क्या हो, विनाशी हो, देश क्या हो, डिस्ट्रक्टिबल हो, राज्य क्या हो, अविनाशी हो, राज्य क्या हो, इंडेस्ट्रक्टिबल हो। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, ये जहां पर भी ऐसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को हम परिसंघात्मक व्यवस्था या को फेडरल सिस्टम के नाम से जानेंगे या समझेंगे। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? फिर से क्लियर कराता हूं। एक स्टेप बताया मैंने, दूसरा स्टेप बताया, अब 3 स्टेप भी है। मतलब एकदम बैकग्राउंड जिसको ना भी होना इस टॉपिक का, उसको भी क्लास के बाद में मैं एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। ध्यान देना बात। अब कैसा कमिटमेंट है, वो अपना विश्वास है अपने ऊपर, आपका विश्वास है हमारे ऊपर। हाँ, इसीलिए हर बात को, हर कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इजी वे में बताया जाए। नहीं तो बहुत सारे एक्सपर्ट यूट्यूबर्स हैं, आप क्यों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विश्वास करते हो हमारे ऊपर, तो उस विश्वास या ट्रस्ट को तोड़ा नहीं जाएगा। ध्यान समझिएगा। ये गोला समझिए, क्या है ये गोला, इस गोले को समझ लो आप भारत। क्या समझ लो? भारत समझ लो, अमेरिका समझ लो। आप जानते हो अमेरिका में जो 50-52 राज्य है ना, उन सब में आपस में समझौता हुआ है, और समझौते के बाद में फिर यूएसए का गठन हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पर कई सारे राज्य हैं, आपने सुना होगा, कैलिफोर्निया है, वाशिंगटन है, तो ये सब क्या है, सैन फ्रांसिस्को है, तो ये सब क्या है, ये सब वहां के, न्यू जर्सी है, ये सब राज्य हैं। और राज्य जब मन करे ना वहां से अलग हो सकते हैं, उनका यही समझौता हुआ था। लेकिन आज की डेट में अमेरिका ऐसे तो दुनिया में सबसे ताकतवर देश है नहीं, 200 से ज्यादा देश है, सबसे ताकतवर अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा स्वभाव है, तभी अभी तक कोई राज्य अलग नहीं हो पाया। नहीं, दूसरे देश की बात करें, इवन कि इंडिया की भी बात करें, तो हमेशा से देश में ऐसे अलगाववादी गुट रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं, इंडिया से अपना अलग अस्तित्व, एक्सिस्टेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन वो उस मुकाम पर कभी, ऐसी सोच जो उनकी है, कभी वो पूरी नहीं हो पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा आपका सबका मकसद क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद भी है, और इवन की प्रियम्बल में बताया भी गया है कि भारत क्या रहेगा, अखंड रहेगा, और इसकी अखंडता, इसकी इंटेग्रिटी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल क्या है, अखंडता क्या है, इनको डिटेल में। तो ऐसे समझें आप, ये समझ लो अमेरिका है, क्या समझ लो, अमेरिका है, या भारत समझ लो, पहले अमेरिका समझ लो फिर भारत समझ लो। ये भारत है या फिर अमेरिका है, कुछ भी रख लो। अगर ये अमेरिका है तो अमेरिका का एक राज्य रख लो, सैन फ्रांसिस्को, इधर ही है ना सैन फ्रांसिस्को, रख लो आप सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ये रख लो आप। मन करे तो कैलिफोर्निया रख लो, जो मन करे, क्या रख लो, कैलिफोर्निया इधर है ना, कैलिफोर्निया रख लो आप। तो ध्यान से समझना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे नहीं सर इंडिया रखो, हाँ नहीं, देशभक्त आप भी हैं, देशभक्त हम भी हैं। वो मौका अलग बात है कि मौका हम दोनों को नहीं मिला, लेकिन अगर कभी भी हम लोगों को देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला, तो हम ये आशा करते हैं कि आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। और यही मेरी भी चाहत है, और यही मैं भी ऐसा ही करूंगा। ओके, तो हम दोनों किसी से कम नहीं। तो इंडिया ही रख लेते हैं। फाइनली आप लोग खुश रहिए, बस जैसे भी खुश रहिए। हम इंडिया रख लेते हैं, और इंडिया का रख लेते हैं क्या, यूपी। भाई मैं यूपी से ही हूँ, यूपी ज्यादा रखता हूँ एग्जाम्पल में। हाँ, भावनाएं समझे, यूपी रखना भी चाहिए, यूपी बहुत बड़ा है, इसको तो देश अनाउंस करना चाहिए, नहीं। तो ध्यान समझिएगा,
ये हमने भारत रख लिया एग्जाम्पल। अब तो खुश हो गए ना आप लोग। तो याद रखना, अगर अगर यूपी हमारे यूनियन से, हमारे संगठन से, हमारे भारत से जब मन करे अलग हो जाए, जब मन करे अलग हो जाए, मतलब जब किसी संगठन में, जब किसी देश में राज्य जब मन करे वो संगठन या देश से बाहर होने की पावर रखते हो, स्वतंत्रता रखते हो। मतलब इंडिया के केस में देखा जाए तो अगर यूपी या भारत का कोई भी राज्य, यूपी या भारत का कोई भी राज्य जब मन करे वो अपने संगठन या देश से अलग हो जाए, लेकिन जो देश है, जो यूनियन है, जो इंडिया है, जो भारतवर्ष है, वो चाह कर भी यूपी को अलग होने से ना बचा पाए। मतलब वो अलग होना चाहता है तो रोक ना पाए, बेचारा इतना कमजोर रहे देश। ओके, और ना ऐसी व्यवस्था में देश राज्यों को बांट सकता है और ना ऐसी व्यवस्था में देश राज्यों को अलग कर सकता है ना। क्योंकि राज्य ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन देश चाहे कि मैं अपने से अलग कर दूं तो देश अपने से नहीं अलग कर सकता। देश राज्यों को नहीं बांट सकता है। ये क्या है तो याद रखना, ये परिसंघात्मक व्यवस्था का कैरेक्टर है। हुआ क्लियर? तो मैंने 3 स्टेप आपको बताया। पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, यही बताया जो मैंने लास्ट स्टेप में बताया कि राज्य बहुत ताकतवर होते हैं परिसंघात्मक व्यवस्था में, को-फेडरल सिस्टम में। वो राज्य या वो अपने देश या यूनियन से अलग हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन बेचारा देश या यूनियन कमजोर होता है राज्यों के कंपैरिजन में। वो चाहकर भी राज्यों को अलग होने से नहीं रोक सकता और ना वो अपने से राज्यों को कभी बांट पाएगा, ना वो अपने से राज्यों को कभी अलग कर पाएगा। हुआ क्लियर? इतना समझ में आया? अब शायद समझ में आ गया होगा। इसी को मैंने बताया था ये एग्जाम्पल देकर, ठीक, कि ऐसे केस में, इस केस में जो इंडिया या अमेरिका का मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर हम अमेरिका का समझ लें तो सैन फ्रांसिस्को या कैलिफोर्निया अगर अमेरिका से अलग हो जा रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है, यूएसए कुछ नहीं कर पा रहा है, ओके, अगर यूपी इंडिया से अलग हो जा रहा है और इंडिया यूपी का कुछ नहीं कर पा रहा है, जाने से नहीं रोक पा रहा है और वो ना राज्यों को बांट सकता है, ऐसी व्यवस्था में देश ना राज्यों को अलग कर सकता है, तो वो व्यवस्था किसमें आएगी? परिसंघात्मक में आएगी। ओके, तो इंडिया में क्या ऐसा है क्या? इंडिया में राज्य इतने स्वतंत्र हैं देश के कंपैरिजन में कि उनकी जब भी मन करे, उनका जब भी मन करे वो किससे अलग हो जाए? देश से अलग हो जाए। खाला का घर समझ ले, है ना। खाला मतलब मौसी को कहा जाता है मुस्लिम्स में, और खाला मतलब मौसी दूसरी माँ कही जाती हैं। तो जिसके जिसके मौसी होंगी वो समझ सकते हैं भावनाएं, हाँ, और जिनके नहीं होंगी वो दूसरी की मौसी से समझ ले, हाँ, मतलब दूसरे से पूछ लेंगे कि मौसी का क्या रोल होता है, खाला का क्या रोल होता है। और ये क्यों कोटेशन इतना फेमस है कि खाला का घर समझे हो, जब मन करा चले आए, जब मन करा चले गए। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? तो ये क्या है? परिसंघात्मक व्यवस्था। तो आप जानते हैं 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद होता है इंग्लैंड से। ओके, तो अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो अमेरिका ने अपने आप का स्वरूप ऐसे ही रखा। मतलब वहां जो 52 राज्य हैं, 50 राज्य हैं, 52 राज्य हैं, उन्होंने आपस में एक समझौता किया। समझौता करने के बाद यूएसए का गठन हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गठन हुआ। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लें, कोई मतलब बुरा मत मानेगा, हमारा कभी प्रयास नहीं रहा है कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचे, किसी भी धर्म के अनुयायी या फॉलोअर्स को ठेस पहुंचे, स्पेशली मेरे कारण, मेरे स्टेटमेंट के कारण। हाँ, तो याद रखना मेरा भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो जरा सा बस समझिए, जैसे मुस्लिम शादी होती है ना, तो जो मुस्लिम शादी होती है उसमें क्या होता है? उसमें एक काजी होते हैं। कभी आप गए होंगे मुस्लिम मैरिज में, मैं कई बार गया हूं तो मैं जानता हूं, और वैसे भी सुन रखा है, आपने भी सुन रखा होगा, कई शादियों में शायद आप गए हो। तो मुस्लिम शादी में क्या होता है? एक तरफ लड़की होती है, एक तरफ लड़का होता है, एक तरफ दूल्हा होता है, एक तरफ दुल्हन होती है, और एक काजी होता है, धर्मगुरु। तो धर्मगुरु क्या करता है कि पहले शौहर से, लड़के से पूछता है कि तुम्हें निकाह कबूल है? तो वो कहता है कबूल है। 3 बार कहता कबूल है, कहता कबूल है, कहता कबूल है, बोलते कबूल है। फिर उसके बाद में लड़की से पूछा जाता है, बेगम से, कि बेगम ये आपको निकाह कबूल है? तो वो भी मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए, हाँ, अब लड़की है भाई, भावनाएं समझे, थोड़ा बहुत लड़कों की तरह इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होगी,
तो वो भी मुस्कुराते हुए शर्माते हुए कहती है कबूल है। तो कबूल है कबूल है 3 बार वो भी कहेगी, इस तरीके से निकाह संपन्न हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन इस शादी को तोड़ने का हक किसको है? तो तोड़ने का हक किसको है? तो अगर हम हदीस के हिसाब से देखें, अगर हम मुस्लिम्स या लॉ के हिसाब से देखें, तो शौहर को यह राइट है कि वो अपनी बेगम को तलाक दे सकता है। मतलब 3 बार तलाक 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 देगा, और भी जो लंबा प्रोसेस होता है, हाँ, तो वो अपनी बेगम को तलाक देकर छुटकारा पा सकता है। ऐसा है ना? तो ऐसे समझिए आप, जैसे मुस्लिम शादी होती है, ऐसे ही परिसंघात्मक व्यवस्था होती है। ये क्या है? एक समझौता है। क्या है? शादी भी क्या है? एक समझौता। आगे आप पढ़ेंगे ना फिलॉसफी वगैरह और पॉलिटिकल साइंस वगैरह, उसमें भी आप देखेंगे कि शादी क्या होती है? एक समझौता होती है। हिंदुओं में भी देख लो आप, या हिंदू से ज्यादा बॉलीवुड में देख लो, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। हिंदुओं में तो थोड़ा सा होता है, कानून तामझाम ज्यादा होता है, लेकिन बॉलीवुड में देखो आप तो पता नहीं चलता है कब किसकी शादी हुई, कब किसकी तलाक हो गया। नुसरत जहां आप जानते हैं टीएमसी की सांसद हैं, सोच लो सांसद के साथ इतना बड़ा हो रहा है। तो इन्होंने क्या करी? शादी करी, और अभी साल भर भी नहीं बीते थे कि क्या हो गया? साल 2 साल में ही तलाक हो गया। तो दोनों आपस में, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। जैसे बॉलीवुड में होता है, क्लास के लोग हैं, जो लोग क्लास के लोग होते हैं उन्हें क्या लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं तो प्रेम से लोग क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, पता नहीं चलता पड़ोसी रिश्तेदारों को नहीं कि कब तलाक हो गया। हमारे यहाँ लड़ाई होती है, दुनिया जान जाती है, पड़ोसी घर परिवार रिश्तेदार सब समझ जाते हैं कि सही से संबंध नहीं चल रहा है, हाँ, कोई ना कोई दिक्कत है। यहां पर नहीं समझ में आता है, ऐसे यहां पर समझ लीजिए कि एक होता है कॉन्ट्रडिक्शन, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है समझौता। किसमें? तो याद रखना, परिसंघात्मक व्यवस्था में, को फेडरल सिस्टम में किसके बीच हुआ समझौता? तो ये हुआ राज्यों के बीच समझौता, और देश के बीच, यूनियन या संगठन के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते को तोड़ने का हक किसको है? तो याद रखना, राज्यों को होगा। मतलब कौन तोड़ सकता है? तो जिस तरीके से मुस्लिम शादी में शौहर तोड़ता है उसको राइट है, हाँ, बॉलीवुड में दोनों को राइट है, तो अभी दोनों वाला भी बताऊंगा आपको किस में राइट है। ठीक ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? ये एक लाइन रट जाइए कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, डिस्ट्रक्टिबल कंट्री, बस काम खत्म। मतलब इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इसका मतलब हुआ अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। इसमें राज्य क्या होंगे? अविनाशी होंगे। स्टेट्स क्या होंगे? इंडेस्ट्रक्टिबल होंगे। देश क्या होगा? विनाशी होगा। देश क्या होगा? डिस्ट्रक्टिबल होगा। हुआ क्लियर? तो ये जो परिसंघात्मक व्यवस्था होगी, ये जो अमेरिका का स्वरूप था ना, अमेरिका जो आजाद हुआ और अमेरिका ने अपना संविधान बनाया, तो अमेरिका का स्वरूप ऐसे ही था शुरू में। कैसा था? परिसंघात्मक। क्या था? को-फेडरल था अमेरिका। लेकिन आज उसके यहां ऐसी शर्त है ना, चाहने को तो ना जो हिंदू शादी होती है उसमें भी तलाक होते हैं, और बहुत तलाक होते हैं। हुआ क्लियर? लेकिन देखें तो आप, इतनी आसानी से तलाक नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों ही पावरफुल होते हैं। कोर्ट में जब तक महिला न कह दे कि हम इस शख्स से छुटकारा पा चाहते हैं या फिर राजी हैं तलाक के लिए, या जब तक शौहर भी, उसका हस्बैंड भी ना कह दे, मतलब हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी दोनों की रजामंदी में ही तलाक क्या होता है? वैलिड होता है कोर्ट में। तो ऐसे ही समझें आप, नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। क्या आएगा? नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अभी क्या होगा? अभी एक ही शख्स प्रोसेस, मतलब क्या है, इस प्रोसेस में ताकतवर है। वो कौन सा प्रोसेस है? को फेडरल सिस्टम वाला। वो कौन सा प्रोसेस है? तो परिसंघात्मक व्यवस्था वाला। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? सुन पा रहे हैं आप? पवन आज ना दिखेगा कम, पाठक जी आज दिखेगा कम, प्रीति शर्मा। तो आज ना बस आप समझते जाइए, और ये जो वीडियो है आपको फिर से YouTube चैनल पर अपलोड करा दिया जाएगा। ओके, तो समझ में आया कि नहीं पहला वाला? तो यस 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 में जवाब दें आप, जिनको भी समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसे ही डेली सेशन लो, तो डेली सेशन मिलेगा। ओके,
डेली सेशन हुआ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस फाइनली आपको दिलचस्पी होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में ना इंटरेस्ट खो चुके हैं। इवन कि बहुत सारे टीचर्स हैं वो अपना प्रोफेशन बहुत दिनों से छोड़ चुके हैं या दूसरे प्रोफेशन में चले गए हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी उनको दोबारा इस फील्ड में आना पड़ा ना, तो हमें लगता बहुत सारी जो अपनी पढ़ाई है, बहुत सारा जो अपना नॉलेज है वो कंटिन्यू तो कर नहीं पाए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे और फिर से उनको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे भी टीचर हैं कि उनकी नॉलेज में मूर्छा ना लगे, हाँ, जंग ना लगे, भावनाएं समझे, उनकी धार, उनका पैनापन नॉलेज का बना रहे, इसलिए वो हमारी तरह लगे ही होंगे, है ना। तो जब लॉकडाउन हटेगा, ऑफलाइन क्लासेस जब होप सो जुलाई से स्टार्ट ही हो जाएंगी, लगभग कोचिंग्स ने अपना बैच भी अनाउंस कर दिया है, तो उनको फिर ये फायदा होने जा रहा है। चलो पवन समझ में आ रहा है नहीं? हुआ क्लियर पहला वाला भाई? पहला वाला क्लियर हो गया, को फेडरल सिस्टम नहीं हुआ क्लियर? परिसंघात्मक व्यवस्था हो गई क्लियर कि अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सी व्यवस्था में राज्य बहुत ताकतवर होते हैं या किस व्यवस्था में राज्य ताकतवर होते हैं, चारों ऑप्शन दे देगा तो क्या होगा? पहला सही होगा, परिसंघात्मक व्यवस्था। और इसका स्वरूप क्या था? पहला ऐसा स्वरूप किसका था? अमेरिका का था। लेकिन आज अमेरिका का ऐसा स्वरूप नहीं है, नहीं तो ये 50-52 जो राज्य है ना, 2-4-5 बचे होते, कहो ये भी ना बचे होते, सब छोड़कर भाग गए होते। तो कभी कभी डिसिप्लिन भी बहुत होना जरूरी है। ये 1.5 साल में, 1.25 साल में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चली, और स्पेशली अगर हम एकेडमिक बच्चों की बात करें तो हमें लगता है कि 1-2 बच्चे होंगे 100 में जिन्होंने बढ़िया सिलेबस किया होगा, नहीं तो भैया 97-98% पता नहीं चला बच्चों को कि कितना सिलेबस हुआ हमारे स्कूल में, कहाँ हम हुए कहाँ नहीं, और इसे सब पास हो जा रहे हैं। हुआ क्लियर? ऐसे समझो आप। तो सब कोई अमेरिका नहीं होता, हर कोई देश अमेरिका जैसा नहीं होता, है ना। लेकिन भारत भी महान है। हम लोग भारत का स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं कि भारत का स्ट्रक्चर क्या है। तो दूसरा समझिए आप, संघात्मक व्यवस्था। तो याद रखना भारत का स्वरूप कैसा है, तो बराबर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत का स्वरूप कैसा है, तो याद रखना फेडरल है। भारत कैसा है? फेडरल है। लेकिन ऑप्शन में अगर ये चौथा भी ऑप्शन हो जाए, अर्धसंघात्मक या क्वासी फेडरल, तो क्वासी फेडरल या अर्धसंघात्मक ही सही माना जाएगा। कैसे वो सही माना जाएगा? 15-20 मिनट इंतजार करिए। हाँ, शुरू में भी मैंने कहा था 20 मिनट का वीडियो है, क्लास है, लेकिन बढ़ती चली गई। एक्चुअली बोर्ड पर पढ़ाने से ना वही कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते समय आता है। हाँ, तो ये जो लैपटॉप है, ये जो छतरी लगी है, जो मोबाइल लगा है ना, ये सबको मैं समझ रहा हूँ कि बच्चे ही हैं। हाँ, इवन की जो कुर्सी में और शीशा कंघी सब रखी है, सबको बच्चे समझ रहा हूँ। हाँ, चलिए समझ में आया नहीं समझ में आया? अब देखिए आप दूसरा व्यवस्था, ये जो लाइन पढ़े थे ना, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन, इसमें बस एक जगह इन लगा लीजिए। इंडेस्ट्रक्टिबल जो यूनियन था ना, वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाएगा, जो विनाशी संगठन था वो भी अविनाशी हो जाएगा। समझ में आया? तो केवल आपको इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिबल यूनियन की जगह इन जोड़ना है और विनाशी संगठन की जगह अविनाशी जोड़ना है। हुआ क्लियर? आ जोड़ना है। तो यहां अब क्या हो गया? दोनों अविनाशी हो गए, राज्य भी अविनाशी हो गया और देश भी अविनाशी हो गया। हुआ क्लियर? यूनियन भी अविनाशी हो गया। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जब दोनों बराबर होते हैं ना तो मजा आता है। और एक कहते हैं ना गादर बैल, हम लोग तो यूपी के हैं, यूपी में कहावत बहुत प्रचलित रहती है। तो पहले के जमाने में मदर इंडिया टाइप की ना खेती होती थी, हल बैल वाली खेती होती थी। ओके, तो उसमें ना कहा जाता था दो ही, मतलब जोड़ा लगाया जाता था। जैसे एक बढ़िया वो है ना बैल, तो उसके साथ बढ़िया ही बैल लगाओ। अगर बहुत ताकतवर बैल है, बहुत स्टेमिना है, उसके साथ एकदम गादर बैल लगा दिए और पता चला वो चलने नहीं चाहता है, आलसी टाइप का बैल है, तो पता चला जो एक्सपर्ट बैल है ना वो भी बेकार जाएगा। हुआ क्लियर? तो ऐसे ही आप समझिए कि जब दोनों बराबर हैं, दोनों ताकतवर हैं, तो अब बराबरी होगी। हाँ,
और दोनों ही एक दूसरे से डरेंगे, दोनों ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए कैसे संघात्मक या फेडरल सिस्टम, इसमें क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। मतलब अभी तक क्या था कि यूपी इंडिया से अलग हो सकता था, अभी तक क्या था, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका से अलग हो सकते थे, लेकिन अमेरिका इन राज्यों का कुछ नहीं कर सकता था, इंडिया यूपी या दूसरे राज्यों का कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस केस में क्या हो गया, इस केस में सब कुछ चेंज हो गया। देखिए क्या चेंज हुआ, इस केस में क्या हुआ कि अब ना तो राज देश से अलग हो पाएंगे। अब पहले क्या था कि राज देश से अलग हो सकते थे, स्टेट्स सेपरेट कर सकते थे, अपने आप को अलग कर सकते थे यूनियन से। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि अब स्टेट्स या राज्य अपने आप को यूनियन से, अपने आप को संगठन से अलग नहीं कर सकते। हुआ क्लियर। और पहले की तरह ही दूसरे में भी वो प्रक्रिया रहेगी। दूसरी शर्त, कौन सी दूसरी शर्त, कि राज्य ना देश, दूसरी शर्त क्या थी, पहली शर्त थी परिसंघात्मक में कि राज्य अलग हो सकता है लेकिन देश नहीं अलग कर सकता राज्यों को, देश नहीं बांट सकता राज्यों को। इसमें क्या हुआ संघात्मक में कि राज्य अलग नहीं हो पाएगा देश से, संगठन से, और ना संगठन और ना देश राज्यों को बांट पाएंगे। मतलब दूसरी वाली शर्त कंटिन्यू रहेगी संघात्मक व्यवस्था में भी। ओके क्लियर। इसमें क्या ऐड ऑन करना है कि परिसंघात्मक में राज्य अलग हो सकते थे संगठन से, देश से, लेकिन परिसंघात्मक की तरह संघात्मक में नहीं है। फेडरल सिस्टम में क्या है कि राज्य नहीं अलग हो पाएंगे देश से, और पहले की तरह वो दूसरी शर्त कंटिन्यू रहेगी कि राज्य न देश को बांट सकते हैं, न देश को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हुआ क्लियर। तो बस एक शर्त नहीं जोड़नी थी, एक शर्त हटाकर, हटानी क्या थी कि राज्य अलग हो सकते हैं परिसंघात्मक में, को फेडरल में, लेकिन फेडरल में क्या है संघात्मक में कि राज्य नहीं अलग हो सकते। हुआ क्लियर। क्योंकि क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों अविनाशी हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो याद रखना, अब फेडरल में क्या होगा कि राज्य और देश दोनों ही इक्वल पावर रखते हैं। क्या है, दोनों ही बराबर हैं। ना राज्य अलग हो पाएगा देश से, यूनियन से, और ना देश अलग कर पाएगा राज्यों को, ना देश अलग कर पाएगा, ना डिवाइड कर पाएगा, ना फिर निकाल पाएगा राज्यों को। हुआ क्लियर। मतलब दोनों ही अविनाशी हैं, दोनों ही इंडेस्ट्रक्टिबल है। ओके, समझ में आया? अब क्या है, भारत कैसा देश है, तो भारत संघात्मक है, लेकिन है नहीं संघात्मक। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हो बढ़िया से तो आपको पता होगा कि इंडिया संघात्मक है लेकिन संघात्मक नहीं। तो अगर ऑप्शन में क्वासी फेडरल है, चौथा ऑप्शन है, तो वही सही होगा। अगर चौथा नहीं है तब फिर फेडरल सही होगा। अगर ऑप्शन में आए इंडिया इज एग्जांपल ऑफ, भारत उदाहरण है परिसंघात्मक का, संघात्मक का, एकात्मक का, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, एक परिसंघात्मक नहीं बल्कि फेडरल सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में को फेडरल भी है, परिसंघात्मक भी है, तो अगर ऑप्शन में क्या है, अर्धसंघात्मक भी है, क्वासी फेडरल भी है, तो क्वासी फेडरल ही सही रहेगा। कैसे सही रहेगा, देखिए आप, भारत में अगर हम संघात्मक की बात मानी कि इंडिया संघात्मक है, तो देखिए ये कैसे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ये संघात्मक व्यवस्था कहती है, फेडरल सिस्टम कहता है, बात सही है। यूपी या कश्मीर या उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, ये भारत से नहीं अलग हो सकते हैं। हुआ क्लियर। और ना यूनियन या देश इन राज्यों को अलग कर सकता है, निकाल सकता है, बांट सकता है, लेकिन गलत। इंडिया में तो राज्यों को बांटने का हक केंद्र सरकार को है, हमारी संसद को है। हुआ क्लियर। तो राज्यों को
डिवाइड किया जा सकता है, राज्यों को बांटा जा सकता है इंडिया में, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका मतलब इंडिया फेडरल है ही नहीं है। इंडिया में राज्यों के कंपैरिजन में जो यूनियन है, जो देश है, जो संगठन है, केंद्र है, वो कहीं ज्यादा पावरफुल है। पिछले 6-7 साल से देखो तो 6 साल से केजरीवाल रोते चले आ रहे हैं और रोएंगे ही। क्यों? क्योंकि भारत कहने को फेडरल है और वास्तविकता क्या है आज से आपको भी पता चल गया केजरीवाल के रोने का कारण। और केजरीवाल को नहीं पता है, वो तो एक क्लास के ऑफिसर रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं, उनकी बीबी आईएएस रह चुकी है, तो उन दोनों को तो बढ़िया से पता होगा, हमारे आपकी तरह ही पता होगा कि इंडिया का स्वरूप फेडरल है कहने को। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भारत एक क्वासी फेडरल कंट्री है। भारत एक कैसा देश है? भारत एक अर्धसंघात्मक देश है, ये वास्तविकता है। भारत में राज्यों के कंपैरिजन में केंद्र, सेंटर कहीं ज्यादा पावरफुल है और भारत में राज्यों को बांटा जा सकता है। राज्यों की हिम्मत नहीं है कि वो अलग देश में चले जाएं, लेकिन भारत चाहे तो अलग देश को भी दे सकता है। आप जानते होंगे 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। भारत ने अपनी अपने कई सारे क्षेत्रों को किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया कि जाओ रहो बांग्लादेश में, तुम्हारा मन है बांग्लादेश में रहने का तो। और बहुत सारी एरिया बांग्लादेश की ले ली समझौते में कि तुम्हारा मन है इंडिया में रहने का, रहो। तो समझौते में भारत किसी भी राज्य को दूसरे राज्य में दे सकता है। जैसे आप जानते होंगे कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों में शादी हुई तो पुर्तगालियों ने पूरी बंबई दहेज में इंग्लैंड या अंग्रेजों को दे दी। तो ऐसे ही जब भी भारत चाहे तो गिफ्ट स्वरूप हमारे किसी भी राज्य को, हमारी कोई भी टेरिटरीज को, हमारे कोई भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकता है, किसी समझौते के द्वारा आदान प्रदान कर सकता है। ओके, तो इसमें राज्य कुछ भी नहीं करेगा। आज यूपी योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा देश कोई समझौते में यूपी को परमानेंटली चाइना को दे दे, नेपाल को दे दे, पाकिस्तान को दे दे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ, यूपी के लोग, क्योंकि भारत का स्वरूप देख पा रहे हैं आप। ओके, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो विवाद है, इसको 2 मिनट में सुलझाया जा सकता है, 2 मिनट में सुलझाया जा सकता है। लेकिन उसमें फिर बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कत होंगी, इसलिए जल्दी नहीं सुलझाया जा रहा है। हुआ क्लियर? तो ध्यान से समझिए, अगर अब पाकिस्तान चाह ले तो वो जो उसके अधिकार क्षेत्र में कश्मीर है वो भारत को दे दे, और कोई दूसरी क्षेत्र बदले में भारत उनको दे सकता है अगर समझौता करना चाहे तो। हुआ क्लियर? तो क्या हुआ क्लियर कि भारत एक फेडरल देश है, भारत एक संघात्मक देश है। कैसा देश है? भारत एक संघात्मक देश। और कैसे संघात्मक देश है वो मैंने आपको बता दिया, ये बाहर की बात है। अंदर की बात क्या है कि भारत एक अर्धसंघात्मक देश है, भारत एक क्वासी फेडरल कंट्री। भारत के बारे में बहुत सारे संविधान विदों ने कहा है कि, और स्पेशली विदेशी जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट रहे हैं, विदेशी कुछ लोगों का कहना है, जो कुछ भारतीय लोग भी हैं, वो भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए कहते हैं कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली इस केस में देखा जाए तो वो हाथी के दांत के समान है। देखने वाला कुछ और है और खाने वाला कुछ और है। देखने वाला कुछ और कैसे है कि जो दिखता है हाथी का दांत, हमें लगता है यही दांत है, इसी से वो खाना पीना चबाती होगी, लेकिन अंदर उसके दूसरे दांत होते हैं जिसका इस्तेमाल वो चबाने में या पचाने में करती है। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? ऐसे समझो, इस स्वरूप से क्लियर हुआ। हो गया क्लियर? तो भारत कैसा देश है? अभी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यही समझिए कि भारत क्या है? एक फेडरल कंट्री है, संघात्मक देश है। ओके, अब आगे अभी डिटेल में हम लोग बता चुके हैं दूसरी शर्त, अभी फिर से रिकॉल करवा दूंगा। तो भारत कैसा देश है? फेडरल कंट्री है। और कैसे फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा आता है
टाइप वो है एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। क्या है? यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था। तो ये एकात्मक व्यवस्था क्या होता है? तो याद रखना, परिसंघात्मक में क्या था कि राज्य पावरफुल थे और देश कमजोर था। दूसरे में क्या था संघात्मक में कि राज्य और देश दोनों बराबर थे। हुआ क्लियर? और तीसरे में क्या है कि देश ज्यादा पावरफुल होंगे और जो राज्य होगा वो देश के कंपैरिजन में बहुत कमजोर होगा, क्योंकि अब पावर्स किसके पास होंगी? संघ के पास होंगी, यूनियन के पास होंगी। तो ये लाइन ना चेंज कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं विनाशी। तो विनाशी करेंगे तो इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिबल कर लेंगे। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, और सब कंटिन्यू रखेंगे आप। यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। अब इसमें क्या हो गया? इसमें देखिए पहले वाला ना एकदम चेंज हो गया, पहले वाला एकदम तीसरे में आके चेंज हो गया। पहले में क्या था कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन था, और तीसरे में क्या हुआ कि विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन हो गया। मतलब अब राज्य क्या है? विनाशी है। राज्य क्या है? डिस्ट्रक्टिबल है। और जो देश है वो क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन क्या है? अविनाशी है, मतलब वो नहीं टूट सकता। इसमें समझे आप? इसमें क्या होगा अगर हम यही एग्जाम्पल फिर से रखें तो इसमें क्या होगा कि यूपी मतलब राज्य है ना, तो यूपी हमारे देश से जब एकात्मक व्यवस्था जिस देश में होगी उस देश में राज्य यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य यूनियन से देश से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य यूनियन या देश से अलग नहीं हो सकते, लेकिन जो यूनियन है, जो देश है, वो राज्यों को अलग कर सकता है, वो राज्यों को बांट सकता है, वो राज्यों का कुछ भी कर सकता है। हुआ क्लियर? किसमें? एकात्मक व्यवस्था में। तो ऐसा स्वरूप किसका है? ऐसा स्वरूप है इंग्लैंड का। कैसा स्वरूप है? इंग्लैंड का एकात्मक स्वरूप है। हुआ क्लियर? तो याद रखना जब अमेरिका बना तो उसका शुरुआत में स्ट्रक्चर कैसा था? परिसंघात्मक कोफेडरल। इंडिया का स्वरूप कैसा है? फेडरल। इंग्लैंड का स्वरूप कैसा है? यूनिटरी, एकात्मक। तो एकात्मक ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं हुई ना आपको? कोई दिक्कत हुई तो जल्दी बताएं आप। एकात्मक में क्या है कि राज्य अब नहीं निकल सकते हैं देश से, लेकिन यहां पर क्या है एकात्मक में कि राज्य को देश निकाल सकता है। जब मन करे लात मारा, चल भाग निकल जा दूसरे देश में, बहुत दूसरे देश की प्रशंसा करता है, निकाल सकता है। कौन? देश। तो देश राज्यों को निकाल सकता है, देश राज्यों को डिवाइड कर सकता है, बांट सकता है। इंडिया में तो राज्य बढ़ते हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन गया। कौन बांटा? सेंटर, केंद्र। जब देश आजाद हुआ 1953 में, आप जानते होंगे, एक नाम है, शख्स है, तेलुगु लीडर, इनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। बचपन में बहुत करते होंगे हैं, तो घर वालों ने नाम ही रख दिया। तो पोट्टी श्रीरामुलु ये तेलुगु भाषी नेता थे और तमिल क्षेत्र से, तमिल मतलब ये जो ये नीचे वाला क्षेत्र, हाँ, तो तमिलनाडु, तो पहले तमिलनाडु बड़ा था, तो तमिल से ना अलग होना चाहते थे तेलुगु भाषी। तो बहुत दिनों तक इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करते करते हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करते हुए साहब चल बसे। तो इंडिया में तो जानते जीते जी बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलता, मरने के बाद पे लोग सरों पर बिठा लेते हैं, और फिर यही हुआ। और मरने के बाद फिर 58 दिन की हड़ताल के बाद, हंगर स्ट्राइक के बाद फाइनली मर गए। फिर तेलुगु भाषी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दंगे होने लगे। फाइनली नेहरू, पंडित नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वो उनको ये बात माननी पड़ी कि हम अलग राज्य बनाएंगे। तो राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? केंद्र कर सकता है। किस व्यवस्था में? तो देख पा रहे होंगे यूनिटरी में। तो इंडिया तो यूनिटरी है नहीं, इंडिया तो यूनिटरी सिस्टम है नहीं। इंडिया में, भारत तो एकात्मक व्यवस्था वाला देश है नहीं। तो भारत जानते हैं बहुत मिक्स टाइप का है। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो पता होगा कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी वाली कंट्री है, मिश्रित देश है। भारत क्या है भारत ना जब देश आजाद हुआ तब से इंडिया की यही पॉलिसी रही है कि कोई संगठन में नहीं रहता है,
अपना अलग टाइप का आदमी है, जिससे लगा कि हाँ ये आदमी सही है, इसके साथ रह लिया, ये आदमी गलत है, इसका साथ नहीं देने का। ऐसे इंडिया रहा है। इंडिया का राष्ट्रीय भोज भी आप जानते हैं खिचड़ी है, तो ज्यादा कुछ ना आए तो मिक्स लगा दिया करो कि इंडिया मिक्स टाइप का है। हुआ क्लियर? तो इंडिया पूरी तरीके से ना एकात्मक है और ना पूरी तरीके से क्या है, परिसंघात्मक है। इंडिया क्या है, ना पूरी तरीके से संघात्मक है। इंडिया है क्या, तो इंडिया क्या है, अर्धसंघात्मक है। अगर ऑप्शन में आ जाए इंडिया कैसा देश है, इंडिया किसका एग्जाम्पल है, चारों ऑप्शन होंगे, तब तो भैया आपको लगाना होगा क्वासी फेडरल। क्या लगाना होगा, अर्धसंघात्मक। और अगर ऑप्शन में क्या है, क्वासी फेडरल नहीं है, अर्धसंघात्मक नहीं है, तब आपको क्या लगाना होगा, फेडरल। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से होगा। अगर ऑप्शन में देखना होगा, ये नहीं कि ए ऑप्शन मिला फेडरल तुरंत लगा दिया, अगला 3 ऑप्शन पढ़े ही नहीं, मामला खत्म, सब चौपट हो जाएगा। और आप कंपटीशन से वही बाहर होंगे जब आप आसान क्वेश्चन गलत कर देंगे। कठिन क्वेश्चन तो सबसे गलत हो जाता है, मोस्टली लोग गलत करते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन गलत हुए तो दिक्कत है। तो आसान क्वेश्चन तो गलत होने मत दीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन 1 घंटे का टॉपिक है, 20 मिनट कहता हूं मैं कि लोग ना ज्यादा डिमोटिवेट ना हो, और 1 घंटे लंबा तो टॉपिक चलते चलता है। हुआ क्लियर नहीं हुआ क्लियर? तो भारत क्या है, नोट करके देख सकते हैं कि भारत संघात्मक देश है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताओ, दीदी ये बताओ इंडिया किसका एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन दे दे, और उसमें अगर फेडरल ना हो या क्वासी फेडरल ना हो, तो फिर आपको दिमाग लगा के करना होगा, मतलब 2 में से 1 हो तो दिमाग लगा के कर देना होगा। और अगर पूछे कि दोनों में अंतर बताओ आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल में फिर समझाना पड़ेगा। ओके, तो जनरली कोई आपसे पूछे तर्क वितर्क करे कि इंडिया कैसा देश है, इंडिया कैसा देश है, तो आपको यही बताना होगा, हाँ लगा, इंडिया कैसा देश है तो आपको यही बताना होगा कि इंडिया फेडरल कंट्री है। ओके, और अगर आपसे ज्यादा बहस करे तो फिर आपको समझाना होगा इंडिया कैसे क्वाडी फेडरल कंट्री है, कैसे क्वासी फेडरल कंट्री। हुआ क्लियर? तो ऐसे कर सकते हैं नोट, इंडिया एक संघात्मक देश है, भारत एक संघात्मक देश है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इन यूनिटरी सिस्टम। भारत एक संघात्मक देश है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अपना स्वरूप क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और ये संघात्मक से क्या हो जाता है, एकात्मक बन जाता है। तो इसीलिए पूरा भारत एक तरफ से न संघात्मक है न पूरा क्या है, एकात्मक है। भारत क्या है, मिश्रित व्यवस्था वाला देश है। ओके, तो इंडिया संघात्मक भी है और इंडिया एकात्मक भी है। मतलब इंडिया क्या है, तो याद रखना 4 ऑप्शन हुए तो इंडिया अर्धसंघात्मक है। और अगर ऑप्शन में अर्धसंघात्मक नहीं है, क्वासी फेडरल नहीं है, तो आपको क्या लगाना है, आपको फिर संघात्मक ही लगाना है। हुआ क्लियर? तो आपको मैंने 2-3 मेथड शुरू में यूज किए, 2-3 तरीके मैंने यूज किया कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। शुरू में 5-1 मिनट ना कठिनाई लगती है, 1 राउंड समझ में नहीं आता है, 2 राउंड 3 राउंड समझ में आ गया होगा, और जिसको ना समझ में आया हो उसको फिर से एक बार तसल्ली से चाय पानी नाश्ता करके खाना पीना खा के वीडियो देखेगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है ना? इस चैनल पर आज के 1.5 साल पहले जो मेरा पहला वीडियो था ना, वो यही वीडियो था, यही था। तो सबसे कठिन माना जाता है। बहुत सारे टीचर्स ना यहां से नहीं शुरू करते पॉलिटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट था ना, या संविधान सभा बनी या फिर रेगुलेटिंग एक्ट, इन सबको लेकर भारत शासन अधिनियम, ये सब पढ़ाते हुए संविधान सभा इस सब पर आते हैं। तो कोई क्या करते हैं कि देश कैसे बनता है, देश के लिए जरूरी तत्व क्या होते हैं, हाँ निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, ये सब पढ़ाते हुए आते हैं, संप्रभुता। तो कोई ऐसा पढ़ाता है कि नहीं पहले हम एग्जीक्यूटिव पढ़ाएंगे, लेजिस्लेचर पढ़ाएंगे, हाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाएंगे। हम भैया क्या करते हैं कि सबसे पहले पॉलिटी में यहीं से स्टार्ट करते हैं। ईश्वर से आप लोगों का फीडबैक अभी तक बढ़िया ही रहा है, इसीलिए एक अंदर से ना एक मतलब हिम्मत
बनी रहती है, डिमोटिवेट नहीं होता हूँ कि यार समझ में जब लोगों को आया है तो फिर समझ में आएगी। हाँ, कहीं कोई टॉपिक तो थोड़ी होता है जो ना समझ में आए। तो बिना कॉपी किताब का भैया मैं पढ़ाता हूँ। मेरा चैनल है ड्रीम पुलिस। ओके, तो आप चाहें तो वहां पर भी मेरे कई सारे वीडियोस हैं, वहां से आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। रात में 9 बजे डेली मैं लाइव सेशन लेता हूँ। कल मैं नहीं लाइव सेशन ले पाया, कल क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, और आज मैंने बोर्ड पे लिया है। कल से लगातार मैं लैपटॉप पे ही क्लास लेता हूँ, लेता रहूंगा। और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस पे मैं पढ़ाता हूँ, और वहां पर फिर पेड कोर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन मैं, उनकी जो पोस्टर्स वगैरह मैं फेसबुक पर अपने शेयर करता रहता हूँ। ओके, तो कभी किसी को मैं थोड़ा बहुत भी मदद कर पाऊँ, ये मेरा हमेशा के लिए क्या रहा है, प्रयास रहा है। ओके, तो टीचर होने के साथ साथ मैं कहीं ना कहीं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ। ओके, और एक मतलब आप फ्रेंडली हमें ले सकते हैं कि मेरा बिहेव आप हमेशा व्हाट्सएप का करेंगे, फोन भी करेंगे। फोन का जल्दी तो मैं जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज फेसबुक पे हमें मैसेज करेंगे, तो कोई भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं लगभग जवाब जरूर देता हूँ। और फेसबुक वगैरह देखिए तो मैं बहुत सारे टीचर्स की वैकेंसीज निकालता रहता हूँ। अगर मेरे सारे सर्कल में ना बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके इंस्टीट्यूट में कोई वैकेंसीज होती है, उनके यहाँ कोई वैकेंसीज होती है, किसी डायरेक्टर कोचिंग में कोई वैकेंसी होती है, तो वो मैं अपने पेज वगैरह पे स्टेटस पे शेयर कर देता हूँ, ताकि किसी को भी थोड़ा बहुत भी फायदा मिल पाए। तो क्या दिक्कत है। और इस पैंडेमिक, इस महामारी के दौरान तो सबसे ज्यादा हेल्प एक दूसरे टीचर्स को, एक दूसरे लोगों को एक दूसरे की करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो प्रमोट करने की जगह ना वो पैर काटते हैं कि कैसे यार ये, इसकी लाइक कैसे बढ़ रहे हैं, इसके कमेंट कैसे बढ़ रहे हैं, इसके फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं, यार इसके तो 4000 सब्सक्राइबर हो गए, ये तो इस लेवल का ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। कोई नहीं, तुम सब्सक्राइबर गिनते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ, अभी 4 है, कल को देखना 4 लाख होंगे। डेडिकेशन से जब भी कोई काम किया जाता है तो फिर उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और हम तो साहब इतिहास पढ़ाते, इतिहास गवाह है। हाँ, किसी की भी सल्तनत हमेशा नहीं रही, किसी का भी सिंहासन गद्दी हमेशा नहीं रही। ये नियम है कुर्सी की, गद्दी की। पता नहीं कौन सा ऐसा उसमें इंटरनल फोर्स है कि वो किसी की हमेशा नहीं रही, बदलती है। तो सत्ता साहब बदलेगा ही बदलेगा, है ना। कोई आप पैदाइशी नहीं है कि एकदम आप पैदाइशी नेपोलियन बोनापार्ट बनकर पैदा हुए कि हमेशा ये विषय पर आपकी सत्ता रहेगी, इस विषय के अलावा, मेरे अलावा ना तो ब्रह्मांड, भारत क्या दुनिया क्या, ब्रह्मांड में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ये आपकी साहब क्या है, गलत सोच है, ये आप ज्यादा सोच रहे हैं। कभी हमारी वीडियो देखिए तो लगभग आपके बराबर मैं भी पढ़ाता हूँ। अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे और नेगेटिव में लेंगे तो हम क्या, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं वो भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं रात 9 बजे। आज काफी दिनों बाद मैं फेसबुक पर लाइव आया हूँ सेशन के साथ। जनरली मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ क्लियरिटी ज्यादा होती है ना, तो वहीं से लाइव ज्यादा करता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि अपने घर से ही लाइव करता हूँ, कम क्लियरिटी में ही सही। हाँ, एक बार स्टेप उठाया तो जाए। तो YouTube वालों को भी मैं भाई एक सजेशन देना चाहूंगा, आप लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लियरिटी बहुत नहीं रही, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसका जो HD वीडियो है वो आपको अभी थोड़ी देर में ना चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर भी आप लोग विश्वास बनाए रखे, जुड़े थे, और इसके लिए आप सारे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। तो सभी बड़े और छोटों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबक है, टेक केयर।